हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम लोग स्टडी मैट के अंदर करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, और इसी चैप्टर के अंदर आप लोगों को रिकॉन्सिलेशन चैप्टर भी मिलेगा। तो एग्जाम में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम या रिकॉन्सिलेशन में से कोई एक चीज़ आएगी, और इन दोनों में से जो भी आपके पास आएगा उसके आपको मार्क्स मिलेंगे 10 से 5। अगर रिकॉन्सिलेशन आएगा तो 5 नंबर में आ जाता है। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका 10 नंबर की वेटेज रखता है। बच्चों को इसमें थोड़ा सा ये लगता है कि भाई ये चैप्टर टफ है या इस तरीके से, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर। हम आराम से चैप्टर को समझेंगे। स्टडी मटेरियल के अंदर इसके 8 इलस्ट्रेशंस हैं और 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 8 आपके क्वेश्चंस हैं उन्हीं 8 इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन में से स्टडी मैट के बाकी के 5 भी हैं, और एग्जाम में ये जो 8 इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन है यही आते हैं। समय हमारा 1 घंटे के आसपास ही लगेगा, 1 घंटे के आसपास चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड 2 चीज़ें होंगी, वो दोनों की दोनों भी हम साथ के साथ कवर करेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, सेकंड इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, एंड थर्ड हम लोग करने वाले हैं रिकॉन्सिलेशन। तो स्टडी मटेरियल के अंदर आज हम ये तीनों चीज़ें करने वाले हैं। जो भी चैप्टर हम लोग करवाते हैं उससे पहले दिन हम अनाउंस कर देते हैं कि भाई अगले दिन कौन सा चैप्टर होगा। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग साथ के साथ करेंगे। इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत कम पड़ेगी, जनरल एंट्री और लेजर्स बनाने हैं। मैं आपको पहले लेजर्स सिखाऊंगा, लेजर्स के बाद में जनरल एंट्री कैसे पास होती हैं हर क्वेश्चन की मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। किसी भी तरीके की दिक्कत वाला ये चैप्टर आपका नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान। इसके अंदर कब क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा। इंटीग्रेटेड में क्या हो रहा है, नॉन इंटीग्रेटेड में क्या हो रहा है, किस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट हर चीज़ का, और उसके अलावा उसके क्वेश्चंस के अंदर कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा उस ट्रीटमेंट को हम देखते चलेंगे। ठीक है जी। जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को। और टेलीग्राम चैनल पर हम सब चीज़ों के टेस्ट डालते रहते हैं, वो टेस्ट और उनके सॉल्यूशन वहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड का टेस्ट हम लोगों ने अपलोड किया था, उसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया था। अब हमारे पास कॉस्ट शीट, ABC और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इनके भी टेस्ट आने वाले हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का जो मैं टेस्ट अपलोड करूंगा वो मैं 2 पार्ट में अपलोड करूंगा। एक पार्ट होगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और एक पार्ट होगा रिकॉन्सिलेशन, दोनों को अलग अलग डालूंगा। तो आपके पास अब 4 टेस्ट और आने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे टेस्ट और सॉल्यूशन चलते रहेंगे। यहाँ पर डेली बेसिस पर आप आते रहिए, आपको इससे बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलता रहेगा। आ जाइए, हमारे पास स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर 7 है। स्टडी मटेरियल आप ICAI के BOS पोर्टल से, बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो स्टडी मैट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए, ये मई 2021 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी मटेरियल है। ओके, सेकंड चीज़, कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर नवंबर अटेम्प्ट के लिए इस तरीके का बैच लगेगा। यस, नवंबर के लिए भी हम स्टडी मटेरियल करवाएंगे, नवंबर के एग्ज़ाम से 1 महीना पहले रिवीजन फॉर्म में। और इसके अलावा अभी आप लोगों के जो पेपर हैं वो मई में लास्ट वीक में स्टार्ट होंगे। तो मई के अंदर मैं 4 दिन आऊँगा, वो पूरे दिन आऊँगा मैं। 2 दिन कॉस्टिंग पूरी करवाऊँगा, 2 दिन FME को पूरी करवाऊँगा। तो जो मई में हम लोग क्लास लेने वाले हैं लाइव, उसके अंदर मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा हर चैप्टर के जिनमें से एक्सपेक्टेड है एग्जाम में आएगा, प्लस
कंसेप्ट भी करवाऊंगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। जो मई में क्लास होंगी वो वाली क्लास के अंदर हम कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और कंसेप्ट के साथ में एग्जाम में आने वाले जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हर चैप्टर के, वो भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी जो बच्चे कोस्टिंग का रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए स्टडी मैट की कवरेज हम लोग करवा रहे हैं। स्टडी मैट की कवरेज का मतलब है 60 से 70 नंबर की कवरेज। 60 से 70 नंबर कॉपी पेस्ट यहाँ से आएगा। करीब 10 नंबर आ जाता है आरटीपी से, और उसके अलावा 20 नंबर के आसपास आ जाते हैं पास्ट ईयर में जो डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, वो प्रैक्टिस मैनुअल पुराने वाला होता था उसके अंदर होते थे। ठीक है जी। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ओल्ड सिलेबस वालों के लिए क्या है, न्यू और ओल्ड के लिए दोनों के लिए सेम ही स्टडी मैट है, कोई फर्क नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पुराने लेक्चर हम कैसे देख सकते हैं। पुराने लेक्चर नहीं मिलेंगे आपको, जो हो गया वो निकल गया, वो सारे प्राइवेट हो जाते हैं, सेशन प्राइवेट हो जाता है क्लास के बाद। तो लाइव का ही बेनिफिट यहाँ पर लेने का है। प्लस एक बच्चा कह रहा है कि सब लाइक तो कर दो, बच्चा बिल्कुल सही बात कह रहा है, कम से कम क्लास लाइक तो कर दीजिए। और इसके अलावा ठीक है, आ जाइए। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आ जाइए। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपके पास एक तो है इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, एक है नॉन इंटीग्रल। कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट दो डिफरेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। फाइनेंशियल अकाउंट आपका अकाउंटिंग के अंदर आप पढ़ते आते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कवर करते हैं। तो इसको बनाने के, इसकी जो अकाउंटिंग मेंटेन करने के हैं, अकाउंटिंग सेम वैसे ही है, जनरल एंट्री और लेजर्स, और कुछ नहीं है। तो जैसे कॉस्ट शीट हमने सीखी थी कल, कॉस्ट शीट को ही अगर हम जनरल एंट्री में कन्वर्ट कर दें तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कहलाएगा, उसके लेजर्स बना दें तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। तो हमारे पास दो तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। एक होती है कि कॉस्टिंग और अकाउंट की बुक्स को मर्ज कर दिया जाए, तो मर्ज को इन्होंने नाम दिया है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्टिंग और फाइनेंशियल अकाउंट मर्ज बनाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड के केस में हमारे पास रिकॉन्सिलेशन बनाने की जरूरत नहीं होती। रिकॉन्साइल तब करना होता है जब दो सेपरेट अकाउंटिंग हो। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सेपरेट बनाएं, दोनों अलग अलग बनाएं, एक दूसरे से इनका कोई लिंक ना रखें, तुम सेपरेट और हम सेपरेट, तो सेट 1 और सेट 2 दो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगी। ऐसी सिचुएशन में इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड, के दोनों एक साथ मिक्स नहीं है। तो नॉन इंटीग्रेटेड पहले स्टडी मैट के अंदर इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, हम नॉन इंटीग्रेटेड करने वाले हैं। नॉन इंटीग्रेटेड के केस में रिकॉन्सिलेशन बनाया जाता है। नॉन इंटीग्रेटेड के केस में फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर अगर आप जाते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, एक रियल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। तो हमारे पास फाइनेंस अकाउंट के अंदर तीन तरीके के अकाउंट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर रियल और पर्सनल अकाउंट नहीं होते। अगर आप सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं तो कॉस्टिंग को सिर्फ इस बात से मतलब है कि कॉस्ट कितनी है, उसे बैलेंस शीट नहीं बनानी होती। जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होते हैं वो बैलेंस शीट बनाने के काम आते हैं, और जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो P&L बनाने के काम आता है। तो फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर हमारे को P&L भी बनाना होता है और बैलेंस शीट भी बनानी होती है। तो वहां पर रियल और पर्सनल काम आते हैं बैलेंस शीट बनाने के, और नॉमिनल काम आता है P&L के। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट और सेल प्राइस निकालना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना नहीं है। हमारे को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई हमारी शेयर कैपिटल कितनी है, हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं। यहाँ पर हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई, हमारे कितने खर्चे हुए और हम इसे कितने बेचेंगे, तो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट बनेगा। अब जब हम जाते हैं डबल एंट्री की तरफ, डबल एंट्री के अंदर क्या होता है, एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी। तो डेबिट और क्रेडिट होने वाली जो चीजें हैं अगर वो दोनों नॉमिनल है, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया, तो रॉ मटेरियल को कंज्यूम करने में क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में भेजा जाता है। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री के खर्चे हैं और जो मटेरियल की कंजम्पशन है, स्टोर है, ये दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं, तो एंट्री हो जाएगी। लेकिन एक सिचुएशन आएगी ऐसी कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो रॉ मटेरियल परचेज करने की आप एंट्री क्या करते हैं, रॉ मटेरियल परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या टू कैश।
तो वहां पर आप अगर टू सप्लायर या टू कैश लिखते हैं, तो अगर आपने सप्लायर लिखा तो पर्सनल अकाउंट हो गया, अगर आपने कैश लिखा तो रियल अकाउंट हो गया, और हमारे पास रियल और पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो अगर कोई भी एंट्री रियल या पर्सनल अकाउंट के साथ होती है, वो एंट्री पूरी नहीं हो पाती। तो इसको कवर करने के लिए एक डमी अकाउंट बनाया जाता है। उस डमी अकाउंट का नाम रखा जाता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। एक दूसरे नाम से इसको बुलाते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, GLA। और तीसरा इसका नाम होता है नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट कोई भी एक नाम रख सकते हैं। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को शॉर्ट में CLC अकाउंट बोलते हैं, इसे GLA अकाउंट बोलते हैं, और इसे NLC अकाउंट बोलते हैं। तो अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर हैं, तो जो भी रियल और पर्सनल अकाउंट की एंट्रीज होंगी उनसे रिलेटेड, वो CLC, GLA या NLC के थ्रू होंगी। क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है तो आपको बता देता है कि वो जो डमी अकाउंट लेके चल रहा है वो उसे CLC से कर रहा है एडजस्ट, GLA से कर रहा है, या फिर नॉमिनल लेजर से कंट्रोल करके चल रहा है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सोवर सा सिस्टम है। आइए, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, इसकी कुछ जनरल एंट्री कैसे कैसे होंगी, क्या होगा, ये सारी चीजें इन्होंने बताई हुई हैं। कुछ प्रिंसिपल्स लेजर लेकर चलते हैं, वो प्रिंसिपल लेजर भी हम क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे, यहां पर हमें समय देने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ जनरल एंट्रीज बताई हुई हैं, उनकी भी कोई जरूरत नहीं है। आ जाइए, हमारे पास है सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन के साथ हम आराम से समझते हुए चलेंगे। मैं आपको इसके लेजर्स भी समझाऊंगा और इसके अकाउंट्स कैसे बने हैं वो भी आपको, जनरल एंट्री कैसे हो रही है वो भी बताता चलूंगा जी। As on 31st March 2020, following balance exist in a firm cost ledger: store ledger control account, WIP control account, finished goods ledger control account, manufacturing overhead control account, cost ledger control account। cost ledger control account दे दिया, it means यहां पर हम डमी अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। डमी अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन नॉन इंटीग्रेटेड का है। अगर इंटीग्रेटेड होता तो डमी अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसके अंदर जो स्टोर लेजर है वो स्टोर का बैलेंस दिखाएगा, तो मटेरियल की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो स्टोर में शो होंगी। WIP फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टोर को रिप्रेजेंट करता है, ये फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, और फिनिश गुड्स अकाउंट आपके COGS तक पहुंचने को कंट्रोल करेगा। किस तरीके से एंट्री दिखेंगी वो देखते हैं हम लोग, किस तरह से अकाउंटिंग होगी उसे देखते हैं जी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months द फॉलोइंग आइटम्स अरोज: फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट का मतलब है फिनिश्ड गुड्स कितने में बनकर तैयार हुआ, ये इसका मतलब होता है एट फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में जो फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुआ वो कितने का तैयार हुआ, ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हुए, रॉ मटेरियल कितने का परचेज किया, फैक्ट्री की वेजेज कितने रुपए की हैं, इनडायरेक्ट लेबर कितने रुपए की है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर सारे खर्चे हमारे जुड़ चुके होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो ऐड हो चुका होता है इसमें। मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, हमने प्रोडक्शन पर कितने रुपए का मटेरियल इशू किया, ये स्टोर से इशू किया जाता है। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, सेल कितने रुपए की हमारे पास वापस आई, कॉस्ट पे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, जो हमने मटेरियल खरीदा था उसमें से कितने का वापस हुआ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, ये हमारे रिकवर्ड फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, रिकवर्ड फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इस तरीके से आपको आइटम्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन आपसे जनरल एंट्री पास करने के लिए भी कह सकता है और आपसे लेजर्स बनाने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको ट्रायल बैलेंस शुरू में दिया हुआ है तो लास्ट में आपसे ट्रायल बैलेंस भी मांगा जा सकता है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें जनरल एंट्री भी है, अकाउंट्स भी हैं, ट्रायल बैलेंस भी है। इस तरीके का क्वेश्चन 15 मार्क्स का बनता है। लेकिन अगर क्वेश्चन सिर्फ आपसे अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस मांग ले तो वो आपके पास 10 नंबर में आएगा। एग्जाम में आज तक 10 नंबर वाले ही क्वेश्चन आए हैं और हमारे पास 15 नंबर के क्वेश्चन की वेटेज नहीं है। तो एग्जाम में क्या हो सकता है
कि या तो वो जनरल एंट्री पास करने के लिए कहेगा या फिर लेजर्स बनाने के लिए कहेगा, कोई एक ही काम करने के लिए आपको बोला जाएगा जी। अब हमारे पास सबसे पहले हम जाते हैं मटेरियल के अकाउंट की तरफ। हम जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं उसी तरीके से सोचेंगे, बड़ा आसान रहेगा। कॉस्ट शीट में सबसे पहले मटेरियल, फिर लेबर आएगा, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर आपके पास टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। हम उसी सीक्वेंस में चलेंगे जैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं। इससे हमारा एक पैटर्न सेट हो जाएगा और हमें एग्जाम में क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मटेरियल की तरफ। मटेरियल के अंदर क्या क्या आपके पास आने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस लेंगे। इस अकाउंट का नाम होगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस टू साइड में आ जाएगा, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास आ जाएगा मटेरियल। इसके बाद में हम देखेंगे हमने मटेरियल कितने का परचेज किया है। मटेरियल परचेज करने की एंट्री क्या होगी, यहां पर रॉ मटेरियल परचेज नहीं लिखा जाता, यहां पर लिखा जाता है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। तो मटेरियल परचेज डेबिट करने की जगह स्टोर लेजर को डेबिट किया जाएगा। और ऐसे ही जब मटेरियल इशू होगा, मटेरियल रिटर्न होगा, तो स्टोर लेजर को क्रेडिट किया जाएगा। यानी मटेरियल के साथ होने वाली सारी एंट्रीज मटेरियल की जगह स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट शब्द का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो मटेरियल परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या टू कैश। तो यहां पर रॉ मटेरियल परचेज की हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या फिर टू कैश। सप्लायर या कैश हमारे रियल या पर्सनल अकाउंट हैं, तो उन्हें सोल्व करने के लिए, उन्हें एंट्री को पास करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डमी अकाउंट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हमारी एंट्री बनेगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहां पर जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये हमारे पास आ गया बैलेंस ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिर आपने कुछ मटेरियल रिटर्न किया था सप्लायर को, मटेरियल रिटर्न की एंट्री उल्टी हो जाएगी बाई कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद में हमारे पास है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पर जो मटेरियल इशू किया गया है यानी वो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, इसे हमें WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट या WIP कंट्रोल अकाउंट में भेजना होगा। हर अकाउंट के साथ कंट्रोल और अकाउंट का नाम लगा दिया जाता है। एग्जाम में अगर आप सिर्फ WIP अकाउंट भी लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह स्टोर अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट की जगह WIP अकाउंट चलेगा। बाकी बड़ा सिंपल सा है, हर अकाउंट के आगे लेजर कंट्रोल लगा दीजिए। तो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो ये मटेरियल इशू हो गया। अब हमारे पास देखिए क्या क्या चीजें सोल्व हो गई हैं। मैं यहां पर टिक लगाता जाऊंगा जो जो हमारी होती जा रही हैं। ये एंट्रीज हमारी पास हो गई। फिर से देखिएगा, पहले ओपनिंग बैलेंस लीजिए, फिर परचेज को 2CLC लिखिए, रिटर्न को बाई CLC लिखिए और इशू टू प्रोडक्शन को WIP लिखिए। जो बैलेंस बचा वो हो गया बैलेंस CD। हम लोग चलते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की तरफ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, जो प्रोडक्शन को इशू किया बाई WIP लेजर कंट्रोल, जो आपने वापस कर दिया टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, और बाकी आ गया बैलेंस CD। स्टोर लेजर का काम खत्म, एक लेजर खत्म हो गया। मटेरियल के बाद दूसरा आइटम आता है हमारे पास लेबर। लेबर के अंदर हमें क्या करना होगा, ये दो लेबर है हमारे पास, फैक्ट्री वेजेज और इनडायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री वेजेज का मतलब है डायरेक्ट वेजेज है, डायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट सीधे बन जाएगी, और इनडायरेक्ट लेबर सीधे नहीं बनेगी, वो इनडायरेक्टली बनेगी। इनडायरेक्टली का मतलब ओवरहेड के रूट से जाएगी। इनडायरेक्ट शब्द का मतलब ये है इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में पहले आप उसको ओवरहेड में भेजेंगे, ओवरहेड में भेजने के बाद वो फैक्ट्री कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। देखिए, डायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट मटेरियल हो, ये सारे के सारे फैक्ट्री कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। जो सीधे फैक्ट्री कॉस्ट का हिस्सा बनेगा वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और जो ओवरहेड में जाकर फिर फैक्ट्री कॉस्ट का हिस्सा बनेगा वो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है वो सीधे उनके लेजर से WIP में चला जाएगा, और जो इनडायरेक्ट होंगे वो पहले ओवरहेड के लेजर में जाएंगे, फिर ओवरहेड के लेजर से WIP के लेजर में जाएंगे। अब जरा देखिए, दोनों वेजेज को जोड़ लीजिए, कितने रुपए हैं, 5530 प्लस 21665, 72195। तो हमने पहले वर्कर्स को पेमेंट करी 72195। पेमेंट करने की एंट्री क्या आएगी, वेजेज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश की जगह कैश है रियल अकाउंट, वहां पे लिखेंगे 2CLC।
तो पहले हम लिखेंगे 2CLC अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 72195 का 2 साइड में। फिर बाई साइड में जो डायरेक्ट लेबर है यानी फैक्ट्री वेजेज वो सीधे सीधे चली जाएगी WIP अकाउंट में और फैक्ट्री कॉस्ट का सीधे हिस्सा बन जाएगी। तो ये वाला पॉइंट सीधे फैक्ट्री कॉस्ट का हिस्सा बनेगा बाई WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से। और ये जो इनडायरेक्ट है ये अभी सीधे फैक्ट्री कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि पहले ओवरहेड अकाउंट में जाएगा, तो बाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ओके, अब जरा चलते हैं वेजेज के लेजर की तरफ। ये आ गया वेजेज का लेजर। जो पेमेंट करी 2CLC, जो सीधे पहुंचे वो बाई WIP, जो इनडायरेक्ट लेबर है वो पहले मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में पहुंचा दी जाएगी। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, प्राइम कॉस्ट पे आ गया। प्राइम कॉस्ट पे आने के बाद हमारे पास होता है फैक्ट्री ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर आ जाइए। जो जो आइटम होते जा रहे हैं उन पे मैं टिक लगाता जा रहा हूं कि हाँ भाई ये आइटम हमारे हो गए। रॉ मटेरियल हो चुका है, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री वेजेज हो चुकी है, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल रिटर्न हो चुका है। ठीक है, 1 मिनट। अब हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का कोई ओपनिंग बैलेंस? यस, फैक्ट्री ओवरहेड का ओपनिंग बैलेंस है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो फैक्ट्री ओवरहेड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड एंट्री क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर टू कैश है या टू बैंक है तो कैश और बैंक रियल अकाउंट है तो 2CLC आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2CLC। इसके अलावा कोई इनडायरेक्ट मटेरियल था? आंसर इज नो, कोई नहीं था। क्या कोई इनडायरेक्ट लेबर थी? यस, ये इनडायरेक्ट लेबर थी। तो इनडायरेक्ट लेबर हमारे पास में 2 वेजेज कंट्रोल अकाउंट के नाम से आ जाएगी। हमने क्या किया था? वेजेज कंट्रोल अकाउंट का एक हिस्सा भेजा था बाई WIP में और एक हिस्सा भेजा था बाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। तो जो बाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाला हिस्सा है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट में जाके 2 वेजेज शो करने लगेगा। ये दोनों आ जाएंगे। इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन रिकवरी, ये चार्ज टू प्रोडक्शन वाले हैं जो फैक्ट्री कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे बाई WIP। तो फैक्ट्री कॉस्ट का जो भी हिस्सा बनेगा वो WIP अकाउंट में चला जाएगा। कोई बैलेंस अगर बचेगा तो वो अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी है। अंडर ओवर रिकवरी के 2 तरीके हैं, एक है कॉस्टिंग P&L में ले जाना, दूसरा तरीका है बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देना। यहां पर ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर आया है तो क्लोजिंग बैलेंस को भी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अगर यहां पर ओपनिंग बैलेंस नहीं होता तो इसका मतलब हम बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, उसे फिर कॉस्टिंग P&L में डेबिट करके खत्म कर देंगे। जी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहले जितने इनकर हुए टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, वेजेज आई थी टू वेजेज कंट्रोल। इसके बाद में जो प्रोडक्शन पे भेज दिया बाई WIP अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस जो ब्रॉट डाउन था वो आ गया। अब जो बैलेंस बचा वो बैलेंस CD आपके पास बच गया, ये अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है और इसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। अब हमारे पास मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, प्राइम कॉस्ट हो गई, फैक्ट्री ओवरहेड हो गए, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट तक आप पहुंच चुके हैं। ये हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। इस अकाउंट के अंदर कुछ भी नया नहीं आता। इस अकाउंट के अंदर सारी पोस्टिंग इन तीनों अकाउंटों से ही आती है। तो स्टोर ने बाई WIP भेजा है तो ये 2 स्टोर्स कर देगा। ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास वेजेज कंट्रोल ने बाई WIP भेजा है तो ये वेजेज कंट्रोल को 2 वेजेज कर देगा। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड ने बाई WIP भेजा है तो ये 2 फैक्ट्री ओवरहेड यहां पर कर देगा। तो वेजेज अकाउंट से जितना WIP में गया था यहां पर 2 वेजेज के नाम से, जितना स्टोर से गया था यहां पर वो 2 स्टोर्स के नाम से, और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से WIP में गया था वो आ गया। ये तीनों लेजर हम ऑलरेडी बना चुके हैं। इन तीनों में जितना WIP में भेजा था वो यहां पर पोस्ट हो जाएगा, पोस्टिंग हो गई। इसके बाद में ऊपर हमारे पास WIP का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये आपके पास WIP का ओपनिंग बैलेंस आ गया। WIP का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बन के आ जाएगा। फिर दिया हुआ है फिनिश्ड प्रोडक्ट, कितना सामान बन के तैयार हो गया। जितना सामान बन के तैयार हो गया उसे हम फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में भेज देंगे। तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट के नाम से बन जाएगा कि ये सामान बनकर तैयार हो गया। हमारे पास ये टू बैलेंस आ गया। ये फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में जो सामान बन गया है उसे बाई साइड में भेज दिया। जो बैलेंस बचा वो बैलेंस CD बन जाएगा। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट खत्म। सेम ऐसे ही फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर क्या होगा?
अब फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारे पास बैलेंस आ गया। कुछ WIP ने प्रोडक्ट को बनाकर भेजा है, वो हमारे पास आ गया, ये देखिएगा फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, WIP से हमारे पास आ गया, तो WIP से जितना सामान था वो यहां पर आ गया। इसके बाद में इस सामान को अब हम आगे भेज देंगे कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल यहां पर लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल है 185890 और कुछ सामान वापस हुआ है 5380 का, तो 185890 माइनस 5380, ये हो गया नेट 180510, नेट बैलेंस जो है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप 185890 को कॉस्ट ऑफ सेल में भेज दीजिए और 2 में कॉस्ट ऑफ सेल से 5380 को रिटर्न ले आइए। आप लोग चाहो तो ये दो जगह पोस्टिंग करने की जगह इस पोस्टिंग को मत करो और यहां सीधे लिख दो 180510, बाकी बैलेंस CD बच गया। जो आपके कॉस्ट ऑफ सेल में गया है वो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आएगा टू फिनिश गुड्स अकाउंट 185890, जो वापस हुआ वो 5380। आप अगर इसको नहीं दिखाना चाहते तो यहां पर नेट लिख दो 180510 और आपके सारे लेजर्स खत्म, बाकी बैलेंस CD हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद में दीपक दीक्षित कह रहे हैं ये पहला लेक्चर है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बेटा यहाँ पर जो भी चल रहा है यहाँ कंसेप्ट नहीं चल रहा है, यहाँ पर स्टडी मैट के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको चैप्टर को पढ़ के आना होगा और हमें 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करना होता है, तो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। आई थिंक कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पर पूरी एक्सप्लेनेशन आएगी कि किस तरह से क्वेश्चन हुए। 8 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए 4 लेक्चर चाहिए 3-3 घंटे के उस डिजाइन को बताने के लिए। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ये समझें कि कंसेप्ट पढ़कर आए और यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन पूरा कर दूं, बीच में अटक रहा है जी। अब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। स्टोर लेजर का जो बैलेंस CD था वो आ गया, WIP का बैलेंस CD, फिनिश गुड्स का बैलेंस CD, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का बैलेंस CD, इसके बाद में कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस CD। अब बचा लास्ट लेजर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपने कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर जो जो पोस्टिंग की थी वो सारी आ जाएगी। सबसे पहले कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस ये आ जाएगा बाई बैलेंस CD। इसके बाद में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर जब रॉ मटेरियल परचेज किया था उसकी एंट्री थी, जो वेजेज की पेमेंट थी उसकी एंट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की एंट्री थी। ये 3 एंट्री हमारे पास आ जाएंगी। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैलेंस CD, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, स्टोर लेजर, वेजेज कंट्रोल, ये पूरा आपके पास आ गया। जो मटेरियल वापस हुआ था उसकी रिटर्न की एंट्री और ये आ गया बैलेंस CD। ये हमारा ट्रायल बैलेंस बनके तैयार हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार आ चुका है, 10-10 नंबर में आता है, बिल्कुल सिंपल सोबर। ठीक है जी। इसकी जनरल एंट्री हम लोग एक बार देखते हैं। जनरल एंट्री कैसे होंगी, एक बार अगर आपको लेजर समझ में आ गई तो जनरल एंट्री भी समझ में आ जाएगी। जनरल एंट्री में स्टोर उसी पैटर्न पे करूंगा जैसे हमने लेजर से स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल टू CLC जब परचेज की, कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू स्टोर लेजर कंट्रोल जब आपने मटेरियल वापस किया। आप एग्जाम में इसी सीक्वेंस में करिए, पहले मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड। इसके बाद में आपने स्टोर से कुछ सामान भेज दिया था प्रोडक्शन में, वो हमारे पास आ जाएगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल की एंट्री खत्म, फिर लेबर की एंट्री। जब आप लेबर को पे करेंगे तो वेजेज कंट्रोल टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर आप वेजेज का एक हिस्सा WIP में भेजेंगे, WIP डेबिट टू वेजेज कंट्रोल, एक हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में भेजेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू वेजेज कंट्रोल। इसके बाद में हमारे पास आता है प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड जितने इनकर हुए वो पे हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का एक हिस्सा WIP में ट्रांसफर होगा, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब हमारे पास सारा काम हो गया। अब हमारे पास WIP अकाउंट बनेगा। WIP अकाउंट के बैलेंस को फिनिश गुड्स में भेज देंगे जो सामान बनकर तैयार हो गया है, तो वो हमारे पास आ जाएगा फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद में फिनिश गुड्स के सामान को आप कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में भेज देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, और जो सेल रिटर्न आया है वो उल्टी एंट्री हो जाएगी, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये हमारे पास इसकी लेजर एंट्रीज हो गई जी। आगे बढ़ सकते हैं।
कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, CA नमित अरोड़ा क्लासेज के नाम से आप देख सकते हैं जी। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दीजिए। हमारे पास इसमें बहुत कम क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सोबर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं जी। चैट ऑफ कर दो प्लीज। बिल्कुल, मैं चैट ऑफ कर देता हूं इस क्वेश्चन के बाद, अब चैट ऑफ कर देता हूं। किसी को इसमें डाउट है तो बता दीजिए। इससे आगे अब हम सीधे सीधे करेंगे, क्वेश्चन का डिजाइन हमें समझ में आ गया है जी। रोहन करना कह रहे हैं एक डाउट आता है किसका बैलेंस किसके अकाउंट में जाएगा। सिंपल है, कॉस्ट शीट की तरह से सोचिए। मटेरियल से कहां जाएगा, लेबर से कहां जाएगा, ओवरहेड से कहां जाएगा। सेल रिटर्न की एंट्री, सेल रिटर्न की एंट्री बड़ी सिंपल सी है। जब आपने फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ सेल में भेजा तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू फिनिश गुड्स, जब वापस आया तो फिनिश गुड्स टू कॉस्ट ऑफ सेल जी। ठीक है, तो मैं यहां से चैट इनेबल कर रहा हूं, वो सॉरी डिसेबल कर रहा हूं। इससे डिस्टरबेंस हो रहा है बच्चों को, बच्चों ने कहा कैसे हटा दो जी। चैट गॉन, आ जाइए। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्मे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी opens a costing record with the balance as on 1st July 2020 as follow: मटेरियल कंट्रोल, WIP कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, तीनों के बैलेंस कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट लेजर कंट्रोल है यानी नॉन इंटीग्रेटेड है। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द क्वार्टर। ओके जी, मटेरियल परचेज किया, मटेरियल जॉब्स पे इशू किया, मटेरियल मेंटेनेंस के काम के लिए इशू किया, मटेरियल एडमिन ऑफिस के लिए और मटेरियल सेल डिपार्टमेंट के लिए इशू किया। इसके बाद में वेजेज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल दी, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर हुए, एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड यानी रिकवर कितने हुए, एडमिन ओवरहेड कितने खर्च हुए और कितने एलोकेट हुए प्रोडक्शन पर, एडमिन ओवरहेड कितने एलोकेट हुए सेल्स डिपार्टमेंट पर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने खर्च हुए और कितने रिकवर हुए, फिनिश गुड्स कितना बना, फिनिश गुड्स कितने का बिका और सेल्स कितनी हुई। क्वेश्चन कह रहा है आपको कॉस्ट लेजर बनाने हैं और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है नॉन इंटीग्रेटेड का, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम लेवल है इस चैप्टर के अंदर जी। देखिएगा एक एक करके सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग का पैटर्न वही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को ही बनाएंगे, उसके बाद में हम बाकी के अकाउंट बनाएंगे। आ जाइए, मटेरियल कंट्रोल में क्या करेंगे, जो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। चलो जी, ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। इसके बाद में हमारे पास जो मटेरियल परचेज हुआ वो टू CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, मटेरियल जॉब पर इशू किया है तो बाई WIP अकाउंट, मटेरियल वर्क मेंटेनेंस के लिए यूज हुआ है तो मेंटेनेंस यानी फैक्ट्री ओवरहेड तो बाई फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो भी नाम दें, मटेरियल एडमिन के लिए इशू हुआ है तो बाई एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेल डिपार्टमेंट के लिए इशू हुआ है तो बाई सेल्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये मटेरियल का पूरा बन गया, बाकी बैलेंस CD आ जाएगा। ओके जी, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, जितना जॉब पर इशू किया था वो WIP में, जो मेंटेनेंस के लिए था वो प्रोडक्शन ओवरहेड में, जो एडमिन के लिए था वो एडमिन पर, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था यहाँ पर बैलेंस CD। ये बैलेंस CD आपका ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। इसके बाद में वेजेज, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को जोड़कर देखते हैं कितनी हैं ये दोनों, 149,300 प्लस 65,000, 2,14,300। 2,14,300 की हमारी वेजेज है, ये आ जाएगी 2CLC, इसकी पेमेंट हो जाएगी 2 साइड में, और बाई साइड में डायरेक्ट वाला हिस्सा WIP में चला जाएगा और इनडायरेक्ट वाला हिस्सा फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा जी। वेजेज कंट्रोल 2CLC, डायरेक्ट वाला हिस्सा WIP में, इनडायरेक्ट वाला हिस्सा प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड में। इसके बाद में हमारे पास आता है प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट के अंदर एक तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 8400 डेबिट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, ये दोनों आ गए।
ये 2CLC के नाम से आ जाएंगे। इसके अलावा जो मटेरियल यहाँ सर आया था वर्क मेंटेनेंस, वो आ जाएगा टू स्टोर लेजर के नाम से। जितने प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर हुए हैं वो बाई WIP के नाम से शो हो जाएंगे जी। ये आ गया हमारे पास। बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। कॉस्ट लेजर कंट्रोल में मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड आ गए। जो वेजेस से आया था वो आ गया, जो मटेरियल से आया था वो आ गया। ये इनडायरेक्ट मटेरियल और लेबर आ गए। इसे हम WIP कंट्रोल अकाउंट में भेज देंगे जितना रिकवर हुआ, और बाकी बैलेंस CD बच जाएगा। ये बैलेंस CD आपका ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। इसके बाद में हमारे पास आता है एडमिन ओवरहेड अकाउंट। एडमिन ओवरहेड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है, बाई साइड में आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद में जितने इनकर हुए हैं वो 2CLC के नाम से आ जाएंगे, प्लस मटेरियल से एक हिस्सा आया था वो 2 स्टोर्स के नाम से लिख दिया जाएगा। इसमें लिखा है एडमिन ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन, ये चला जाएगा बाई WIP अकाउंट में। एडमिन ओवरहेड एलोकेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, ये चला जाएगा बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। ठीक है, ये हमारे पास चला गया। ये जो एलोकेटेड टू प्रोडक्शन है ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला है, जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला है वो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला है। ये हमारे पास आ गया एडमिन ओवरहेड अकाउंट। 2CLC जितना खर्चा हुआ, मटेरियल से जो हिस्सा आया था, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ गया। फिनिश गुड्स अकाउंट में ये कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में पैसा भेज दिया, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में पैसा भेज दिया, और ये आ गया हमारे पास बैलेंस CD। अच्छा, वो मैंने शब्द गलत बोल दी। जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो चला गया फिनिश गुड्स अकाउंट में, और जो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो चला गया कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में। WIP में नहीं, WIP तो फैक्ट्री कॉस्ट तक रहेगा, WIP नहीं, बाई फिनिश गुड्स अकाउंट। ठीक है, अब हमारे पास में ये सब काम होने के बाद आता है WIP अकाउंट। WIP अकाउंट के अंदर WIP जो फैक्ट्री कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है कि फैक्ट्री कॉस्ट कितनी हुई। इसमें ओपनिंग बैलेंस आ गया, मटेरियल से जितना आया, लेबर से जितना आया, प्रोडक्शन ओवरहेड से जितना आया, और ये सामान जो बनकर तैयार हुआ, ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनकर तैयार हुआ है। तो फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, जितना सामान बनकर तैयार हुआ ये हमारे पास WIP से फिनिश गुड्स अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा कि भाई ये बनकर तैयार हो गया। तो ये जी फिनिश गुड्स अकाउंट में चला गया। बाकी बैलेंस CD ये ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। अब हमारे पास आता है फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स अकाउंट के अंदर फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्लस जो WIP से आया वो आ गया टू WIP, प्लस एक खर्चा था जो एडमिन ओवरहेड से आया था रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो एडमिन ओवरहेड जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है वो आ जाएंगे। इसके बाद में COGS फिनिश गुड्स सोल्ड जितना भी है ये फिनिश गुड्स अकाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी बैलेंस CD बच जाएगा। ये हमारे पास फिनिश गुड्स अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडमिन ओवरहेड आ गए, WIP से आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल में चला गया COGS वाला हिस्सा, बाकी बैलेंस CD बच गया। ये बैलेंस CD आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर चला जाएगा। इसके बाद में हमारे पास आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकवर, और ऊपर है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। मटेरियल का कुछ हिस्सा सेल्स डिपार्टमेंट में गया था वो 2 स्टोर्स के नाम से आ जाएगा। जितना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड है वो 2CLC के नाम से आ जाएगा, और जितना रिकवर है वो बाई कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, CLC जितना खर्चा हुआ, जितना मटेरियल से आया, बाई कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट जितना रिकवर हुआ, जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर आ गई, वो ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट 2 तरीके से बनाया जा सकता है, मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। सेल दी हुई है हमें, आ जाइए कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। टू फिनिश गुड्स, जितना फिनिश गुड्स से आया, एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो आए थे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गए। एक तरीका है आप जितनी भी कॉस्ट है उसको कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दें और वहां से सेल दिखा दें। दूसरा तरीका है आप यहीं पे लिख दें प्रॉफिट एंड लॉस या कॉस्टिंग P&L, प्रॉफिट दिखा दें और बाई सेल्स दिखा दें। सेल्स CLC के नाम से आ जाएगी, बाई सेल्स वो CLC के नाम से आ जाएगी, और यहां पर प्रॉफिट आ जाएगा आपका सेल कितनी है 1443 और माइनस 1074 100 368900।
तो यहां पर आप दिखा दें टू कॉस्टिंग पी एंड एल 368,900 का प्रॉफिट और बाई में दिखा दें सेल्स 1443,000 की। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, आप जितनी भी कॉस्ट आई उस कॉस्ट को कॉस्टिंग पी एंड एल में ले जाइए, कॉस्टिंग पी एंड एल में और सेल करके दिखाइए। कॉस्टिंग पी एंड एल, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, यहां पर आपने सेल करके दिखा दी सीएलसी के नाम से, और यहां पर प्रॉफिट आपने शो कर दिया। ये प्रॉफिट भी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में ही जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनेगा। प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाकर जुड़ जाता है, और कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है जो सीएलसी रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास है लास्ट लेजर सीएलसी, बड़ा सिंपल सा है। ओपनिंग बैलेंस लिखिए, मटेरियल के पैसे, लेबर के पैसे, प्रोडक्शन ओवरहेड के, एडमिन के, सेलिंग के, कितना प्रॉफिट आया वो लिखिए, और यहाँ पर सेल लिखा दीजिए। बाकी हो गया बैलेंस सीडी। अगर आप देखेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल को तो बिल्कुल बिल्कुल कॉस्ट शीट जैसा है। पहले मटेरियल आ गया, फिर लेबर प्राइम कॉस्ट बन गया, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड जुड़े, फैक्ट्री कॉस्ट बन गया, फिर एडमिन ओवरहेड जुड़े, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बने, कॉस्ट ऑफ सेल बन गया, फिर प्रॉफिट जुड़ा, सेल बन गया। वो सेल हमने यहाँ पर दिखा दी, बाकी बैलेंस सीडी बच गया। इसका ट्रायल बैलेंस, जितने भी बैलेंस थे वो सारे हम लिख देंगे, वो यहाँ पर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। नॉन इंटीग्रेटेड के हमारे पास ये दो ही क्वेश्चन है। नॉन इंटीग्रेटेड के बाद है हमारे पास इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, एज्यूम दैट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर इंटीग्रेटेड। इसमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल नहीं होगा, तो ये बड़ा सिंपल होता है। आपने कैश में खरीदा है, सप्लायर से खरीदा है, जो खरीदा है वो सीधे लिखिए, दिमाग नहीं लगाना कि सीएलसी का कहीं पर इस्तेमाल करना है। जी कह रहे हैं आपको जनरल एंट्री पास करनी है। रॉ मटेरियल परचेज किया है आपने, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू आपके पास, आप सप्लायर भी लिख सकते हैं, टू कैश भी लिख सकते हैं। इन्होंने बताया नहीं कि कैश में है या सप्लायर से। डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन पे इशू करेंगे WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स अकाउंट। वेजिज पेड, जब आपने वेजिज पेड करी तो वेजिज कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। अब इसको एलोकेट करेंगे, 30% इनडायरेक्ट है और यह है चार्ज टू प्रोडक्शन। 70% आपकी प्रोडक्शन पे चली जाएगी, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। 30% इनडायरेक्ट है, वो फैक्ट्री ओवरहेड में चली जाएगी, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर्ड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रिकवर या चार्ज टू प्रोडक्शन, WIP अकाउंट डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ सेल में चले जाएंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट, इतने में सामान बनके तैयार हुआ, यानी WIP से फिनिश गुड्स पे जा रहा है, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। सेल आपके पास आ गई, बिल्कुल सिंपल। सेल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल से आपने सेल की होगी, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। इसके बाद में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जीरो है, डेटर से जो रिसीव हुई, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, और जो क्रेडिटर को पेमेंट करी, क्रेडिटर डेबिट टू कैश। और क्वेश्चन खत्म, जनरल एंट्री पास होकर काम खत्म। इसके बाद में इसका हमारा एक लेजर वाला क्वेश्चन है। इन द एब्सेंस ऑफ चीफ अकाउंटेंट यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ मंथ कॉस्ट अकाउंट फॉर अ कंपनी विच ऑपरेट्स अ बैच कॉस्टिंग सिस्टम fully integrated with financial account. The following relevant information is provided to you. बैलेंस एट द बिगनिंग, स्टोर का, WIP का, फिनिश गुड्स का दे दिया, और प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड दे दिए। ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल परचेज किया है, इशू किया है WIP पर और फैक्ट्री के ओवरहेड पर आ जाइए। सबसे पहले हम लोग मटेरियल अकाउंट बनाएंगे। मटेरियल अकाउंट के अंदर सबसे पहले आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। इसके बाद में जो परचेज किया है तो टू कैश या टू सप्लायर या टू परचेजेज, ये आ जाएगा बाई WIP, और ये वाला आ जाएगा बाई फैक्ट्री ओवरहेड। स्टोर लेजर, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिटर या बैंक, WIP, प्रोडक्शन ओवरहेड, बैलेंस सीडी। ओके, इसके बाद में है हमारे पास वेजिज अकाउंट। वेजिज के अंदर हमने वेजिज पे की हैं 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में से 25,000 रुपये डायरेक्ट वर्कर्स को दिए हैं और 5,000 रुपये इनडायरेक्ट वर्कर को दिए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा सिंपल हो जाता, पहले तो पेमेंट कर देंगे वेजिज टू कैश या बैंक। ओके, इसके बाद में जो डायरेक्ट वाला हिस्सा है वो WIP में चला जाता और इनडायरेक्ट वाला हिस्सा फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाता। इन्होंने यहाँ पर नीचे लिख दिया डायरेक्ट वेजेज चार्ज टू बैच, यानी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पे सिर्फ 20,000 चार्ज हुए हैं, तो ऊपर वाली फिगर इररेलेवेंट हो गई। अब बड़ा सिंपल है, 30,000 में से 20,000 WIP में है, जो बैलेंस बचा
वो फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेगा। तो हमारे पास वेजेज कंट्रोल, बैंक से 25,000 रुपये दिए डायरेक्ट को, 5,000 दिए इनडायरेक्ट को, 30,000, 20,000 गए प्रोडक्शन पर, सॉरी WIP पर, बाकी 5,000 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड में जाने थे, 5,000 रुपये और आ गए क्योंकि बचे हुए 5,000 रुपये कहाँ पर जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर एक लाइन ये भी लिखी हुई है, मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैच। ये आपका स्टोर है, ये आपकी फैक्ट्री है। जब स्टोर से फैक्ट्री में मटेरियल जाएगा या फैक्ट्री से स्टोर में वापस आएगा, उसकी एंट्री होती है। फैक्ट्री के अंदर ही अगर मटेरियल एक बैच से दूसरे बैच पे ट्रांसफर होगा, बैच 1 से बैच 2 पर, उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती, वो फैक्ट्री के अंदर ही ट्रांसफर हो रहा है। तो मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेज को कहीं पर शो नहीं किया जाता। इसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम दे दिया 5,000 रुपये, वो अलग से बता दिया। नहीं बताते तो भी 30,000 में से 20,000 अगर WIP का है तो बचा हुआ 10,000 आपका फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ गए, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड ये आ गया, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। हमारे पास मटेरियल बन चुका है, लेबर बन चुका है, अब ओवरहेड की बारी है। ओवरहेड इनकर्ड हैं तो टू कैश या बैंक आ जाएगा। प्रीपेड दिए हुए थे, प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में, ये रहा प्रीपेड 3,000। आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीपेड को माइनस कर देंगे, तो हम दिखा देंगे टू बैंक 12,000, उसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड 3,000। इसके बाद में जो हमारा मटेरियल का इनडायरेक्ट हिस्सा था वो टू स्टोर लेजर के नाम से आ जाएगा। जो वेजेज का इनडायरेक्ट हिस्सा था वो आपका टू वेजेज कंट्रोल के नाम से आ जाएगा। कितने प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवर हुए हैं उसके लिए रिकवरी रेट दिया है यहाँ पर। रिकवरी रेट है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेज चार्ज टू WIP। तो डायरेक्ट वेजेज कितनी चार्ज की थी WIP पर? 20,000 रुपये की थी, उसका 150% हो गया 30,000। इतने ओवरहेड आपके रिकवर हो जाएंगे। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो हुई अंडर रिकवरी। यहाँ पर अंडर रिकवरी का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, अंडर ओवर रिकवरी का। तो जब ओपनिंग बैलेंस ओवर अंडर रिकवरी का नहीं है तो आप कॉस्टिंग P&L में लेके जाएंगे। आ जाइए, फैक्ट्री ओवरहेड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रीपेड वाला। स्टोर लेजर के अंदर आपके पास यह गया स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेज कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद में बैंक के आपके 12,000 रुपये आ गए और आपके पास में WIP में 30,000 रुपये भेज दिए। 1,000 रुपये आपके आ गए ओवर अंडर रिकवरी के। ये इन्होंने इसके अंदर कर दी मिस्टेक। अच्छा ठीक है, प्रीपेड पिछले साल के हैं, ओपनिंग प्रीपेड है। ओपनिंग प्रीपेड है तो पिछले साल का प्रीपेड पिछले साल माइनस हुआ होगा, इस साल ऐड हो जाएगा। पिछले साल प्रीपेड माइनस हुआ होगा, इस साल ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इस साल के ऐड होंगे, पिछले साल के माइनस होंगे। ऐसे ही प्रीपेड इस साल का माइनस होगा, पिछले साल का ऐड हो जाएगा। तो आप इस 12,000 में ऐड करके भी दिखा सकते हैं और आप ऊपर 3,000 रुपये अलग से भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर नोट दिया है कि आप चाहो तो ओवर रिकवरी को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो अगर आप कॉस्टिंग P&L में नहीं ले जाते, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नंबर आपको तब भी पूरे मिलेंगे। WIP अकाउंट के अंदर हमें कुछ नहीं करना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टोर से जो आया, वेजेज से जो आया, प्रोडक्शन ओवरहेड से जो आया। इसके बाद में क्वेश्चन के अंदर जाना पड़ेगा कि आखिर प्रोडक्ट कितना बना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर इनटू फिनिश गुड्स 65,000 का गुड्स बन के तैयार हुआ है, वो WIP से फिनिश गुड्स में चला जाएगा। चलो जी, WIP से फिनिश गुड्स में चला गया। इसके बाद में हमारे पास है फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ मंथ। अगर क्वेश्चन ये वैल्यू नहीं देता तो बैलेंस शीट सीधे लिख देते। ये वैल्यू दी है तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया WIP का। हम लोग गए WIP अकाउंट में, जितना फिनिश गुड्स में गया वो लिखा, जितना बैलेंस बचा है वो लिखा। अब दोनों तरफ के टोटल मैच हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं मैच होते हैं तो या तो एबनॉर्मल गेन हो गया या तो फिर एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर एबनॉर्मल गेन आ गया। इसके बाद में आता है फिनिश गुड्स अकाउंट। फिनिश गुड्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन ने दिया हुआ है। फिनिश गुड्स अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। जितना WIP से ट्रांसफर हुआ था वो टू WIP आ जाएगा। इसके बाद में कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड आपके पास आ गया 80,000 रुपए का सामान हम कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में भेज देंगे, बाकी बच जाएगा बैलेंस CD। ये आ गया जी फिनिश गुड्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस WIP, COGS में गया, ये हो गया बैलेंस CD। इसके बाद में हमारे पास आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लेजर में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू कैश आ जाएगा और बाई कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का लेजर नहीं बनाया है और कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर भी नहीं बनाया है, सीधे कॉस्टिंग P&L का लेजर बना दिया है।
तो आप कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर एग्जाम में बना सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, सीधे कॉस्टिंग P&L में ले जाकर वहां पर सेल दिखा सकते हैं। उसके बाद में सेल दिखा दी 1 लाख रुपए की। ये हमारे पास आ गया कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिनिश गुड से 80,000 का सामान आया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुए, सामान को बेच दिया। प्रोडक्शन ओवरहेड और WIP में हमारे पास एंट्री थी प्रॉफिट लॉस की, वो प्रॉफिट लॉस की एंट्री आ गई। बाकी हमारे पास ये हो गया बैलेंस CD, या फिर इसको आप लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट, कि नेट प्रॉफिट हमारा निकल आया। इसके अंदर इन्होंने ना तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाया है, ना ही इन्होंने आपका बनाया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट ही बनाया, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। ये 2 अकाउंट स्किप करे हुए हैं, आप ये दोनों अकाउंट एग्जाम में बना सकते हैं। नीचे यहाँ पर नोट्स दे दिए कि मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैच का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नॉन प्रोडक्टिव टाइम को हम प्रोडक्शन ओवरहेड में ट्रांसफर कर देंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे 30,000 रुपये आएंगे रिकवरी रेट से, और WIP में जो एक्सेस मटेरियल बची है वो एबनॉर्मल गेन हो गया। इस नोट्स को आपको एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे के अपने सीखने और समझने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद में हमारे पास है, कहां गया भाई, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5। अ फायर डिस्ट्रॉयड सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी, you have been able to collect the following from spoiled paper records and as a result of consultation with accounting staff for the period January 2020। इसमें आपको क्या किया जाता है, कुछ लेजर्स दे दिए जाते हैं, हमें उन लेजर्स को कंप्लीट करना होता है। जैसे ही लेजर कंप्लीट होंगे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ये एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और RTP में भी बहुत बार आया हुआ है। देखिएगा, मटेरियल कंट्रोल, WIP, क्रेडिटर्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिनिश गुड्स, ये सारे अकाउंट इन्होंने दे दिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन, बैंक बुक शोड 89,200 हैव बीन पेड टू क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। क्रेडिटर को 89,200 पे किए हैं। ओके, अब जरा देखिए, क्रेडिटर्स अकाउंट है, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया इनका, इनको जो पेमेंट हुई है टू कैश 89,200, इनका टोटल आ गया 89,200 प्लस 19,200, 1,08,400, 1,08,400। यहां आ गई बैलेंसिंग फिगर 1,08,400 माइनस 16,400, 92,000। बताइए क्रेडिटर के अकाउंट में कौन सी बैलेंसिंग फिगर आती है, मटेरियल परचेज की। ये मटेरियल परचेज स्टोर अकाउंट में दिखा दिया जाएगा। टू क्रेडिटर्स, सामान परचेज किया कितने रुपए का, 92,000 का, ठीक है, तो 92,000 आ गया। इस तरह से एक एक फिगर अब हमें मिलती जाएगी। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट किस तरीके से देता है, आपसे कहता है कि आपको ये सारे अकाउंट्स कंप्लीट करने हैं, तो ओपनिंग बैलेंस और मटेरियल आपका 92,000 आ गया है, ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास WIP, दिस, जॉब, दिस, ठीक है। हमारे पास WIP की इंफॉर्मेशन दी है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की दी है, फिनिश गुड्स की दी है। ओके, सेकंड लाइन, एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP इंक्लूड्स मटेरियल ऑफ 5,000, 300 डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओके, तो 5,000 WIP के अंदर मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड होता है। तो कह रहे हैं जो हमारा क्लोजिंग WIP है उसके अंदर मटेरियल 5,000 का है। ओके, लेबर बता दिया 300 आवर्स से, बात खत्म कर दी। ओके, द जॉब कार्ड शोज दैट वर्कर हैव वर्कड फॉर 7,000 आवर्स, वेज रेट ₹10। इसका मतलब लेबर 70,000 रुपए की बुक हुई है, लेबर का रेट 10 रुपए है, 300 घंटे काम हुआ है, 300 घंटे 10 रुपए, 3,000 रुपए लेबर के आ गए, तो 3,000 रुपए तो क्लोजिंग WIP में लेबर के मिल गए, प्लस 70,000 वेजेज के आपके पास आ गए। तो हमारे पास वेजेज का कोई अकाउंट नहीं है, WIP का अकाउंट है, तो टू वेजेज 70,000। ओके, इसके बाद में हमारे पास अगली लाइन कह रहे हैं ओवरहेड का रिकवरी रेट 4 रुपए है, तो ओवरहेड 300 इंटू 4 रुपए 1,200 रुपए आ गया। क्लोजिंग WIP आ गया 9,200, ठीक है। ये आगे जी आपके पास क्लोजिंग WIP का बैलेंस बाई WIP
9,200, इसका टोटल हो गया 151 प्लस 9,200 160,200 160,200। इसमें से ओवरहेड का अकाउंट दिस बैंक अकाउंट दे दिया बाई WIP अकाउंट। WIP में कितना जाएगा, 7,000 घंटे लेबर ने काम किया है और रिकवरी रेट है 4 रुपए, 28,000। बाकी आ जाएगा बाई कॉस्टिंग P&L या फिर बैलेंस शीट कर सकते हैं आप, ये आ गया 1600। अब यहां पर WIP अकाउंट के अंदर वेजेज आ चुकी है, ओवरहेड आ गए 28,000 के। इन तीनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 9,200, 70,000, 28,000 और टोटल आना चाहिए 160,200। तो इसका मतलब बाकी हो गया स्टोर से 53,000। इस तरह से बैलेंसिंग फिगर आपको निकालनी होगी, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 29,600, WIP 28,000, 1600 कॉस्टिंग P&L, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। WIP के अंदर आपका बैलेंस आ गया, वेजेज कंट्रोल आ गया, ओवरहेड्स आ गया, मटेरियल आ गया 53,000 का। इसके अलावा जितना ये आ गया, बाकी क्लोजिंग WIP की बात की जाए तो मटेरियल 5,000, लेबर 300 घंटे का 10 रुपये से, ओवरहेड 4 रुपये से। फिनिश गुड्स के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन WIP से जितना आया, क्लोजिंग बैलेंस आपको दी हुई था, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। पेबल्स का अकाउंट पूरा हम पहले ही बना चुके हैं, क्वेश्चन खत्म। तो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन होता है, पूरा क्वेश्चन टिका होता है लेबर आर्ट्स के ऊपर। लेबर आर्ट्स के बेसिस पर लेबर की पेमेंट भी आती है और ओवरहेड का रिकवरी रेट भी आता है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन के अंदर दम नहीं होता। ये हमारे पास इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड दोनों का पूरा काम खत्म हो गया है। इसके बाद हमारे पास बचता है रिकॉन्सिलेशन। यहाँ पर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ों को उनमें डाउट आता है। जी जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, CA नमित अरोरा या नमित अरोरा क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसी पर सारे नोट्स आते हैं। किसी को भी यहाँ पर कोई डाउट है तो वो डाउट अपना पूछ सकता है कि सर मेरे को इस चीज़ का डाउट आ रहा है। मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेज मुस्कान पूछ रही हैं। बेटा फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल इधर से उधर ट्रांसफर होता है उसकी बात की जा रही है, उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। स्टोर से फैक्ट्री में जाएगा या फैक्ट्री से स्टोर में आएगा तब एंट्री होगी। सेल की क्या एंट्री करेंगे, सेल की बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है। कॉस्ट ऑफ सेल से डेटर के पास जाएगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। अगर आप इसे P&L में भेजना चाहते हैं तो कॉस्टिंग P&L को डेबिट कर देंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि नॉन इंटीग्रेटेड में क्वेश्चन कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंगली सोल्व करना है। बिल्कुल। कृष्णा कह रहे हैं कि सर ये चैप्टर आज जाकर समझ आया मुझे। तो हर्षित पूछ रहे हैं कि सर मैं सारे अकाउंट एक साथ बनाऊं या पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा। आपको एक एक अकाउंट करके बनाएं, वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है आगे एक सव्यसाची ये पूछ रहे हैं आपके फास्ट ट्रैक कोर्स में भी ऐसे ही सब कवर होता है क्या? बेटा फास्ट ट्रैक बैच और ये कोई इसका मुकाबला नहीं है। फास्ट ट्रैक बैच इससे बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है। एक बच्चा पूछ रहा है कि वेजेज के अंदर 70,000 किस तरीके से आया था? WIP में वेजेज का 70,000 7,000 घंटे काम किया था, 1 घंटे की 10 रुपए की लेबर है, 70,000 ऐसा आया था।
तो फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हम इससे बहुत ऊपर करवाते हैं, इसका और फास्ट ट्रैक बैच का कोई लिंक नहीं है, दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। फास्ट ट्रैक बैच का ये आप मान के चलिए जो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ 5% चल रहा है, फास्ट ट्रैक बैच इससे 95% ज़्यादा है जी। अब हमारे पास है रिकॉन्सिलेशन के क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन बहुत छोटा और आसान होता है और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलवा देता है। रिकॉन्सिलेशन के क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आता है तो जनरली एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे कहेगा कॉस्ट शीट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ फाइनेंशियल के हिसाब से, और फिर रिकॉन्सिलेशन बनाओ। ये 3 चीजें मांगेगा। अगर सिर्फ इंडिविजुअल रिकॉन्सिलेशन बनाने के लिए आ जाए तो वो तो बहुत ही आसान हो गया, वो तो कोई बात ही नहीं है। साथ में बनाने के लिए आएगा तो किस तरह से करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। देखिए, द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। सेल्स दे दी 20,000 यूनिट, मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन रिलेटेड है बता दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिनिश गुड्स बता दिया। फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक 1230 यूनिट का है, ओके। WIP बता दिया इतना है, गुडविल राइट ऑफ और इंटरेस्ट बता दिया, ठीक है। इन कॉस्ट रिकॉर्ड रिकॉन्सिलेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ही बनता है। तो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप जाते हैं तो कॉस्ट रिकॉर्ड अलग है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड अलग है, दोनों की बुक्स अलग बनेंगी। इन कॉस्ट रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर एट 100% ऑफ वेजेज, एडमिन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एट ₹10 पर यूनिट सोल्ड। प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकॉन्सिलिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड विद प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। अब भैया हमें रिकॉन्सिलेशन बनाना है, लेकिन हमारे पास ना तो फाइनेंशियल अकाउंट का P&L है ना ही कॉस्टिंग का। अब हमें पहले फाइनेंशियल अकाउंट का और कॉस्टिंग का P&L बनाना पड़ेगा जी। देखिएगा, आराम से देखिए, जब हम फाइनेंशियल का P&L बनाएंगे क्या करेंगे, सेल को बाई साइड में, मटेरियल को 2 में, वेजेज को 2 में, फैक्ट्री ओवरहेड को 2 में, एडमिन को 2 में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को 2 में, WIP को बाई में, क्लोजिंग स्टॉक है, गुडविल राइट ऑफ को 2 में, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन खर्चा है 2 में। WIP क्वेश्चन साइलेंट है तो क्लोजिंग मानेंगे। अब हमें फिनिश गुड्स दिया हुआ है बाई क्लोजिंग स्टॉक, इसकी आपको वैल्यू निकालनी होगी। वैल्यू कैसे निकलेगी, आराम से देखिएगा। ये देखिए P&L ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, मटेरियल आ गया, वेजेज आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, गुडविल और इंटरेस्ट आ गया, इधर की सारी चीजें आ गई। बाई में सेल आ गई, क्लोजिंग स्टॉक में WIP आ गया। फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे निकालनी है वो हमें देखना है। फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालने के लिए आप ये समझिए 20,000 यूनिट सेल हुई हैं और 1230 यूनिट आपके पास अवेलेबल है। आ जाइए, आपसे अगर कहता कि आप फीफो लगाओ, वेटेड एवरेज लगाओ, कुछ कहता तो मुश्किल होता। खुद ही वैल्यू दी हुई है कि भाई 1,50,000 हमारे पास वैल्यू है, तो 1,50,000 सीधे उठकर आ गया। तो ये तो बन गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं, सब लो 2 बाई में रखो, कहानी खत्म, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। चलो जी, ये बन गया। अब हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट कैसे बनेगी जरा देखिए। कॉस्ट शीट में हमें चालू करना है मटेरियल से। सबसे पहले 2 में मटेरियल आ गया, फिर वेजेज आ गई, ये प्राइम कॉस्ट आ गई। मैं आपको साथ के साथ दिखाता जाऊंगा। मटेरियल, वेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, प्राइम कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। अब हमें लेना है फैक्ट्री ओवरहेड। यहां पर क्वेश्चन ने बताया है कि जी फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा वेजेज का 100%, एडमिन ओवरहेड लगेगा फैक्ट्री कॉस्ट का 10%। इतने पे रुकते हैं, ठीक है। तो पहले फैक्ट्री ओवरहेड लीजिए, 100% ऑफ वेजेज, ये आ गया 5 लाख रुपए, तो ये भी 5 लाख आ गया। अब क्लोजिंग WIP को माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग WIP सीधा दिया हुआ है 70,000 माइनस आ गया, ये आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में अब इसमें जुड़ेंगे एडमिन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, ये आ गए 10%। हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 21,23,000। ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है। अब आती है बारी क्लोजिंग स्टॉक की, तो आपको कॉस्टिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूट करना पड़ेगा। वैल्यूट कैसे होगा, बड़ा सिंपल, 21,23,000 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये कितनी यूनिट का है, आपने 20,000 यूनिट बेच दी हैं और 1230 आपकी पॉकेट में है। इसका मतलब आपने कितनी यूनिट बनाई थी, 21,000
230 यूनिट आपने बनाई थी, इसमें से 1230 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में, वैल्यू निकाल लीजिए 21,23,000 डिवाइड बाई 21230 मल्टीप्लाई बाई 1230, 1,23,000, ये 1,23,000 की वैल्यू निकल आई। इसे माइनस करिए। अब आता है सेलिंग ओवरहेड, 10 रुपये पर यूनिट था, लिख दिया। कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, प्रोडक्ट को बेच दिया, 25 लाख में प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें कॉस्ट शीट के अंदर गुडविल राइट ऑफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें नहीं आती। ओके, अब हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग का प्रॉफिट उठाएंगे 3 लाख, ये आ गया जी कॉस्टिंग का प्रॉफिट 3 लाख, रिकॉन्सिलेशन बनाना है। ओके, अब हम देखेंगे डिफरेंस क्या क्या है, आराम से देखिए। डिफरेंस आपको मिलेंगे ओवरहेड्स के अंदर, स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर, ये दो चीजें हैं जहां पर आपको डिफरेंस मिलेगा। इसके अलावा कॉस्टिंग, वो अकाउंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉस्टिंग में नहीं होती, जैसे गुडविल राइट ऑफ, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें। तो अब जरा देखिए, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप आसान चीजें उठाइए। आसान चीजें क्या हैं, आसान चीजें हैं गुडविल और लोन, ये अकाउंट में होता है, कॉस्टिंग में नहीं होता। यहां पर ये खर्चा बना है तो कॉस्टिंग के अंदर भी इसको माइनस कर दो, क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर ये खर्चा नहीं बना था, हमें रिकंसाइल करना है, दोनों को मिलाना है। तो अकाउंट में एक चीज माइनस हुई है, कॉस्ट में माइनस नहीं हुई, तो वहां माइनस करके दिखा दीजिए, तो हम अकाउंट के प्रॉफिट के बराबर पहुंच जाएंगे। तो गुडविल राइट ऑफ और इंटरेस्ट को हम यहां पर माइनस कर देंगे, तो ये लेस वाले आइटम में आ गया जी, माइनस हो गया। अब हमें देखने हैं तीनों ओवरहेड और स्टॉक, एक एक करके ओवरहेड देखेंगे। यहां ओवरहेड लगा 450 अकाउंट के अंदर, कॉस्टिंग में ओवरहेड लगा 5 लाख, इसका मतलब कॉस्टिंग के अंदर 50,000 रुपए फालतू माइनस हुए। कॉस्टिंग के अंदर खर्चा ज्यादा माइनस हुआ है, तो फालतू माइनस हुआ है, तो रिवर्स बैक कर दो, हमें कॉस्ट से अकाउंट के प्रॉफिट के बराबर पहुंचना है, तो हम इसको रिवर्स मार देंगे। रिवर्स कैसे मारेंगे, इसको जोड़ दो, तो यहां पर 50,000 रुपए आप एड में जोड़ देंगे। दूसरा खर्चा एडमिन 260 है और यहां पर एडमिन 193 है, तो 260 और 193, 33,000 एक्स्ट्रा माइनस हुए हैं कॉस्ट में। रिवर्स मारो, यहां माइनस हुए हैं तो रिवर्स मार के इसको प्लस कर दो, तो 33,000, 33 तो मुझे दिख ही नहीं रहा कहीं पर, एडमिन का है, मैंने गलत कर दिया क्या, एक मिनट। अच्छा, वहां पर 260 है, यहां पर 193 है, ओके मैंने गलत कर दिया, 260 193, 67,000, यहां पर 67,000 कम माइनस हुए हैं, कॉस्टिंग के अंदर 67,000 कम माइनस हुए हैं, यानी यहां पर 67,000 का प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब इसका रिवर्सल मारना है, रिवर्सल मारने में क्या करो, इसको माइनस कर दो, तो यहां पर हमारे पास एडमिन ओवरहेड 67,000 माइनस में हो गए। इसके बाद में हमारे पास अगला खर्चा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यहां पर 2 लाख रुपए हैं और यहां पर है 180, इसका मतलब यहां पर 20,000 रुपए फालतू माइनस हुए हैं। रिवर्सल मारो, यहां माइनस हुए हैं तो प्लस कर दो, तो यहां पर प्लस कर दिया। इसके बाद में बात आती है स्टॉक की। स्टॉक सिर्फ फिनिश गुड्स का देखना है, WIP का नहीं देखना। रीजन, WIP का स्टॉक यहां भी 70 है और WIP का स्टॉक यहां भी 70 है, वो जितना होता है उतना ही उठाया जाता है। फिनिश गुड्स का स्टॉक है यहां 150 और यहां पर है 123। अब जरा ये देखिए, फिनिश स्टॉक है बाई साइड में, डेबिट साइड होती है माइनस की, क्रेडिट साइड होती है प्लस की। यहां पर 150 है, यानी इनकम साइड है, क्रेडिट आइटम है, तो 150 क्रेडिट हुए हैं आपके अकाउंट के अंदर और 123 क्रेडिट हुए हैं कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है जी। क्रेडिट, तो यहां 123 क्रेडिट हुए हैं, वहां पर 150 क्रेडिट हुए हैं। अगर आप देखें भी तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किस में से होता है, खर्चों में से, तो खर्चों में से माइनस हो रहा है यानी इनकम का हिस्सा है, ठीक है। तो यहां पर 123 की इनकम है और यहां पर 150 की इनकम है। बताइए कॉस्टिंग में इनकम कम है कितने रुपए, 27,000 की इनकम हमारे पास कम है, माइनस में है, रिडक्शन है, तो रिवर्सल मारिए, ऐड कर दीजिए, तो 27,000 को हम और ऐड कर देंगे, जो हमारी इनकम कम है, हमारा ट्रायल बैलेंस, हमारा जो प्रॉफिट है वो मैच हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर द फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट लेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ओपनिंग बैलेंस, परचेज,
ट्रांसफर फ्रॉम WIP, ये रिटर्न है, मटेरियल रिटर्न। इशू टू WIP, ये इशू है। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया टू साइड में 15,000, परचेज आ गई 80,000, ट्रांसफर होकर आया है 40,000, हमने इशू किया है 80,000 का, बाई साइड में आ जाएगा 80, इशू टू रिपेयर फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा 10,000, सोल्ड एज स्पेशल केस 5,000 आ जाएगा। मटेरियल तो गए ना हमारे पास से, शॉर्टेज इन द ईयर 3,000 आ गई। अगर नॉर्मल लॉस मानते हो तो फैक्ट्री ओवरहेड, एबनॉर्मल मानते हो तो कॉस्टिंग P&L, और बाकी आ जाएगा बैलेंस, बैलेंस CD। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास स्टोर लेजर, बैलेंस ब्रॉट डाउन, परचेज जो करा है वो आ गया, WIP से जो वापस आया वो आ गया रिटर्न, बाई साइड में जितना भेजा था वो आ गया, 10,000 रुपये रिपेयर वाले आ गए, जो बेच दिया वो आ गया हमारे पास, 3,000 रुपये शॉर्टेज हमने यहाँ पर दिखा दिया ओवरहेड में, बाकी बच गया बैलेंस। यहाँ जो लेजर बनेगा वो नॉन इंटीग्रेटेड के हिसाब से बनेगा। क्वेश्चन ने लास्ट में मांगा है फाइनेंशियल अकाउंट बनाओ, कॉस्ट अकाउंट बनाओ, तो दोनों अकाउंट अलग अलग बन रहे हैं और बाद में रिकॉन्सिलेशन, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से बन गया, तो स्टोर लेजर बन गया। इसके बाद में हमारे पास आता है वेजेज। वेजेज है आपके पास यहाँ पर 35,000 की है, टू में 35,000 क्या आ जाएगा CLC के नाम से। WIP पे कितनी गई है 30,000, बाई WIP 30,000, बाई फैक्ट्री ओवरहेड 5,000, ये आगे वेजेज 35 की पे हो गई CLC से, 30,000 WIP, 5,000 ओवरहेड। ओके, इसके बाद में हमारे पास है ओवरहेड, तो ओवरहेड कितने हैं 125, 2 CLC आ जाएगा। जो आपके पास रिपेयर का और आपका शॉर्टेज का आया था वो स्टोर से आ जाएगा। जितना आपने 5,000 रुपये की लेबर इनडायरेक्ट थी वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में चली गई थी, वो आ जाएगी। इसके बाद में रिकवर कितने हुए यहाँ लिखे हैं 120, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 10,000 स्टोर लेजर से, 3,000 स्टोर लेजर से, 125 जो हमारे इनकर हुए, 5,000 जो आपके वेजेज के आए, 120 रिकवर हो गए। बाकी बैलेंस CD या फिर कॉस्टिंग P&L आप कर सकते हैं। इसके बाद में WIP अकाउंट आता है, बिल्कुल सिंपल है। WIP अकाउंट में कोई नई चीज़ तो आती नहीं, पर यहाँ पर एक आइटम है जो इन्होंने लिखा हुआ है फिनिश्ड प्रोडक्ट। कह रहे हैं एंटायर आउटपुट इज सोल्ड 10% प्रॉफिट ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम WIP। अब हमारा जो सामान है वो सीधे WIP से ही सोल्ड हो जाया करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है WIP का, क्लोजिंग बैलेंस है, मटेरियल से कितना आया है वो है इशू टू WIP, हमने वापस कितना किया है वो दिया हुआ है, लेबर कितनी है, ओवरहेड कितना है, सब गिवन है, सिर्फ पोस्टिंग करनी है। तो हमारे पास WIP में हम ओपनिंग स्टोर से जितना आया, वेजेस से जितना आया, ओवरहेड से जितना आया, स्टोर को जो वापस किया, जो हमारा बैलेंस बचा, ये हमारा हो गया फिनिश गुड जितना बचा। इसे आप सीधे कॉस्टिंग P&L में ले जाकर यहाँ से बेच सकते हैं 10% प्रॉफिट जोड़कर। क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया कि 2 लाख रुपए का सामान है, 10% प्रॉफिट जोड़कर यानी 20,000 जोड़कर 220 में बेचना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, मटेरियल लेबर 70,000, 120 आपके ओवरहेड आ गए 190, ओपनिंग WIP आ गया, इसके बाद में क्लोजिंग WIP माइनस हो गया, फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ गई 20,000 रुपये जोड़े, 220 में इसको हमने बेच दिया। ये हमारा पूरा बनकर तैयार हो गया कॉस्ट रिकॉर्ड से। अब हमें बनाना है फाइनेंशियल के थ्रू। फाइनेंशियल में कोई दिमाग नहीं लगाना होता, फाइनेंशियल के अंदर ये ऊट पटांग की एंट्री, WIP में गया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। फाइनेंशियल सीधा सीधा एक बात कहता है कि भैया ओपनिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना है जी 15, WIP का ओपनिंग का स्टॉक कितना है 30,000, तो 2 ओपनिंग स्टॉक आ जाएंगे। फिर मटेरियल कितना आपने परचेज किया सिर्फ उससे मतलब है, बाकी किसी बात से मतलब नहीं है। वेजेज आपने कितनी पे की सिर्फ उससे मतलब है, बाकी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। ओवरहेड कितने खर्च हुए सिर्फ उनसे मतलब है, बाकी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। और सेल कितने में करा सामान उससे मतलब है। क्लोजिंग स्टॉक इसका 20 है और आपके स्टोर का क्लोजिंग स्टॉक यहां से मिल जाएगा 37। ये आ गया हमारे पास मटेरियल, ओपनिंग WIP, वेजेज, ओवरहेड, सामान बेच दिया, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, नेट लॉस, क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, तो इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। मटेरियल के लिए इन्होंने क्या करा है, ओपनिंग बैलेंस, परचेज और सेल यहीं पर दिखा दिया है। आप क्या कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिखा दें, फिर परचेज दिखा दें, और जितना बिका था सेल में वो सेल में बाई साइड में ऐड कर दें और क्लोजिंग स्टॉक को शो कर दें। तो इन्होंने यहाँ पर रॉ मटेरियल के अंदर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखा नहीं है, माइनस किया हुआ है, लिखा नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास रिकॉन्सिलेशन,
कि भाई प्रॉफिट फाइनेंशियल से इतना था, कॉस्टिंग से इतना था, और डिफरेंस का रीजन क्या है, ओवरहेड। तो ओवरहेड हमारे पास जो अंडर ओवर रिकवरी के 23,000 रुपए हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो हो गए। ओके जी, इसके बाद में हमारे पास है इस चैप्टर की लास्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8। फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, जनरल एडमिन ओवरहेड, जनरल एडमिन यानी नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बेड डेट कितने हुए, बेड डेट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती, लीगल चार्ज, डिविडेंड रिसीव्ड कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता, इंटरेस्ट रिसीव्ड कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता, सेल, क्लोजिंग स्टॉक WIP का और फिनिश गुड्स का। कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 56 लाख है, फैक्ट्री ओवरहेड 20% लेने प्राइम कॉस्ट के, एडमिन लेने 6 रुपीज पर यूनिट प्रोडक्शन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेने 8 रुपीज पर यूनिट सोल्ड। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा फाइनेंशियल अकाउंट बनाओ, कॉस्ट शीट बनाओ और उसके बाद में रिकंसाइल करो। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट मांगेगा। फाइनेंशियल अकाउंट में कुछ नहीं करना, ये सब सीधे उठा के रख देना है, बड़ा सिंपल। डायरेक्ट मटेरियल 2 में, वेजेज 2 में, ओवरहेड 2 में, जनरल ओवरहेड 2 में, सेलिंग 2 में, बेड डेट 2 में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 2 में, लीगल चार्ज 2 में, डिविडेंड रिसीव्ड 22 में, इंटरेस्ट रिसीव्ड 22 में, सेल 22 में, क्लोजिंग स्टॉक 22 में, P&L बन के खत्म। इतनी देर का काम, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर लिया मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल, क्लोजिंग, आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ग्रोस प्रॉफिट दिखाने की जरूरत नहीं है, वैसे कॉस्टिंग के अंदर अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हो तो दिखाने की जरूरत नहीं है। जनरल एडमिन, सेलिंग ओवरहेड, बेड डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लीगल चार्ज, नेट प्रॉफिट आ गया, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, काम खत्म। ओके जी, अब कॉस्ट शीट बनानी है। कॉस्ट शीट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा क्या क्या कह रहा है। कह रहा है जी डायरेक्ट मटेरियल आपको लेना है 56 लाख। ओके, लेबर के लिए कुछ नहीं बताया तो यहां से आ जाएगी 30 लाख। 56 30 86 लाख हो गया। फिर कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड लेने हैं प्राइम कॉस्ट का 20%, एडमिन लेनी है 6 रुपए पर यूनिट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, 120 बिकी है, 4000 का क्लोजिंग है, तो प्रोडक्शन हुआ है 1,24,000 यूनिट। ओके, तो फैक्ट्री ओवरहेड आ गए प्राइम कॉस्ट का 20%, क्लोजिंग WIP माइनस हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाल दी, COGS आ गया, एडमिन ओवरहेड यहां पर आ गए क्योंकि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन थे। कायदे में जो एडमिन ओवरहेड हैं वो ऊपर आने चाहिए। अगर नॉट रिलेटेड, अगर एडमिन ओवरहेड इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है ओवरहेड इज रिकवर्ड एट ₹6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपने प्रोडक्शन से लिंक किया है तो एडमिन ओवरहेड वर्क कॉस्ट के बाद यहां पर ऐड होने चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर गलती है। आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो एडमिन ओवरहेड अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं तो ये 7,44,000 आपका यहां पर आएगा, ये यहां पर ऐड होगा, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी आपकी चेंज हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन के अंदर एरर है। अगर क्वेश्चन कहता है एडमिन ओवरहेड 1,20,000 मतलब समथिंग, और फिर यहां पर लिखता 6 रुपए पर यूनिट ऑफ यूनिट सोल्ड तो चल जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पर दिक्कत है, इन्होंने क्या किया है, यहां तो लिख दिया जनरल एडमिन, जनरल एडमिन लिखने की वजह से नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गया, और यहां पर लिख दिया इन्होंने 6 रुपए पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। तो ऊपर जनरल एडमिन लिखा होने की वजह से नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, लेकिन नीचे नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन से लिंक किया है, तो इसमें गलती है। ये क्वेश्चन बनाने वाले ने गलती की है, ये 6 रुपए पर यूनिट सोल्ड से लिंक होना चाहिए था, जो कायदा बनता है। तो ये गलती है, एग्जाम में भी ये गलती आपको मिल सकती है। एग्जाम में आप क्या चीज देख लेना, एक चीज देख लेना बस, अगर यहां जनरल शब्द ना लिखा हो तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान लेना, अगर यहां जनरल शब्द लिखा है तो फिर वो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ही मांगना है, और नीचे फिर कुछ भी लिखा हो वो आप ये समझ जाइएगा कि ये क्वेश्चन स्टडी मैट से गलती के साथ ही उठकर आ गया है। ओके, इसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 8 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, तो 1,20,000 यूनिट पर ये आपका यहां पर आ गया। सेल आपके पास है, बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब बनाना है रिकॉन्सिलेशन। देखिएगा, रिकॉन्सिलेशन बिल्कुल सिंपल और आसान। रिकॉन्सिलेशन आ जाओ जी।
सबसे पहले मटेरियल में फर्क है, अकाउंट में 50,000 है, कॉस्टिंग में 56,000 है, यानी यहां पर 6 लाख रुपए फालतू माइनस हुए हैं, पलट दो, ऐड कर दो 6 लाख रुपए, ये कॉस्ट का प्रॉफिट 6 लाख रुपए इन्होंने ऐड कर दिए। ठीक है जी, एक एक आइटम देखते जाते हैं। इसके बाद में दूसरा आइटम है वेजेज, सेम है, ओवरहेड यहाँ 16 लाख रुपए हैं, 16 लाख, और यहाँ पर ओवरहेड है 1720, 1,20,000 रुपए फालतू माइनस हुए हैं, पलट दो, 1,20,000 रुपए ऐड कर दो, ये 1,20,000 रुपए ऐड हो गए। इसके बाद में तीसरा खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड के बाद एडमिन ओवरहेड, यहाँ 7 लाख हैं और यहाँ पर 744 हैं, 44,000 फालतू माइनस करे हुए हैं, पलट दो, ऐड कर दो, 44 ऐड कर दिए। इसके बाद में हमारे पास है अगला आइटम सेलिंग ओवरहेड 960, और यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड 960 है, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह मैच कर गया, ये डिफरेंस का आइटम नहीं है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बेड डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और लीगल चार्ज हैं, तो लीगल चार्ज तो हमने कंसीडर कर लिए, बेड डेट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं है, तो अच्छा लीगल चार्ज भी इन्होंने एडमिन में कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारे पास बेड डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लीगल चार्ज, ये इन्होंने कंसीडर नहीं किए कॉस्टिंग के अंदर, तीनों की तीनों अकाउंट में माइनस हुए हैं, कॉस्ट में माइनस नहीं हुए, तो मैच कैसे होगा, यहां भी माइनस कर दो, तो ये तीनों यहां पर माइनस हो गए। इसके बाद में सेल वही है, WIP का स्टॉक वही है, फिनिश गुड्स का स्टॉक, ये इनकम वाली साइड है, ध्यान रखना 320 है, और यहां पर इनका क्लोजिंग स्टॉक 325 है, यानी 5160 का हमारा प्रॉफिट फालतू है, तो फालतू प्रॉफिट है तो पलट दो, माइनस कर दो, तो 5160 माइनस में आ गया। ठीक है, इसके बाद में अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड की इनकम जोड़ी हुई है जो कॉस्ट में कंसीडर नहीं हुई, तो कॉस्ट में भी इन्हें लाकर जोड़ दो, तो यहां पर ये दोनों जोड़ दिए, रिकॉन्सिलेशन बन गया। ये हमारे पास ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। इसके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, आज का सेशन थोड़ा बड़ा था, 1 घंटे का होता है, वैसे थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसके आप प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन है, सिंपल हैं। इसके अलावा सारे बच्चे नमित अरोरा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ये क्लासेज यहाँ पर लाइव होती हैं डेली 7 PM, टेलीग्राम टेस्ट यहीं पर मिलेंगे आपको और क्लासेज की इंफॉर्मेशन भी, तो नमित अरोरा क्लासेज या CA नमित अरोरा सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सारी वीडियो देख पाएं, नोटिफिकेशन ऑन रखें तो बेहतर होगा। हम लोग टेस्ट 1 या 2 दिन के बाद यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ओके जी, कल हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक एक बार मैं आपको बता दूं। टॉपिक के लिए मुझे जाना पड़ेगा ICAI की साइट पर, हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कल हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 8 यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, तो कल यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग हम लोग करने वाले हैं। यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग at 7 PM। थोड़ी देर में वीडियो हम लोग प्राइवेट कर देंगे। इसके अलावा बच्चों के कुछ हुए तो बता दिए, और सबको चैनल के बारे में बताते रहिए और हमारी क्लासेज को रेफर करते रहिए जिससे सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। जी, किसी का कोई डाउट है तो वो बता सकते हैं, यहाँ पर चैट इनेबल कर दिया मैंने। जसप्रीत कह रहे हैं बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 में वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट गलत निकाली हुई है, वो देखते हैं अभी। जी, किसी बच्चे का कोई और डाउट यहाँ तक? बाकी ये चैप्टर प्रैक्टिस करने वाला ही है, थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, प्रैक्टिस करके आपका काम हो जाएगा। बच्चे कहते रहते हैं सर ये पब्लिक कर दीजिए, वो सारी क्लासेज ये लाइव सेशन है, जो लाइव सेशन गया वो छूट गया, आगे कोशिश करिए कि आगे ना छूटे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन फीफो सही करें? जी, कुछ नहीं लिखा तो फीफो ही अप्लाई करिए।
वेजेज को कब जीएलए कब डब्ल्यूआईपी और बाकी में भेजना है, इसमें दिक्कत है। टेस्ट में स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम दे देना प्लीज। टेस्ट सेल्फ इवेल्युएशन वाले हैं और उसमें पूरे पूरे सीधे मार्क्स हैं, स्टेप वाइज पॉसिबल नहीं है, उसमें मेहनत बहुत लगेगी, उतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय। कल मिलते हैं 7 PM दोबारा से, और कल का टॉपिक है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय।